RS 2023 का पेपर की आज दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं हम। तो आज का सवाल, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? एक नंबर राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये है। 2 नंबर राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये भी इस अर्बन का हिस्सा है। 3 नंबर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, ये नहीं है, ये इससे अलग है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, एक अलग स्वतंत्र संगठन है, और राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये भी है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, ये इसके भाग है। किसके? राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग एंड वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके ये तीनों भाग हैं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, ये इसका भाग नहीं है। जो ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, इसकी स्थापना 1970 में की गई थी, और ये राजस्थान में एक स्वतंत्र संगठन है जो राज्य में हाउसिंग संबंधी जो जरूरतें होती है उनको पूरा करता है। हाउसिंग संबंधित जरूरतों को पूरा करता है। काफी अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया? यानी ग्राम विकास अधिकारी यानी ग्राम सेवक पहले कहलाता था, अब वो वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी कहलाता है। तो कौन सा संशोधन किया गया? राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2017, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। 2021 से पहले ये जो संशोधन अधिनियम लाना था, उससे पहले ग्राम विकास अधिकारी कहलाता था, और उसके बाद इस संशोधन के तहत इसका नाम प्रतिस्थापित करके ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया। पहले ग्राम सेवक कहलाता था, अब ये ग्राम विकास अधिकारी कहलाएगा, यानी वीडियो। और इसकी कौन सी धारा में परिवर्तन किया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 89, ये ध्यान रखें, 89 में संशोधन करके ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी किया गया। धारा 89, ये धारा आगे पूछी भी जा चुकी है, इस धारा का ध्यान रखें, धारा 89। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है पहला, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होंगे, ये 100% सही है। अध्यक्ष और सदस्य आरपीएससी के, उनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर स्टेटमेंट, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से पद से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। यानी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की, और हटाना ये राष्ट्रपति करेगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी 2 आंसर। बर्खास्त कर सकता है राज्यपाल, ये ध्यान रखें, बर्खास्त राज्यपाल करेगा और हटाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, तहसीलदार की नियुक्ति होती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, राजस्व मंडल द्वारा। तो जो तहसीलदार की जो नियुक्ति होती है वो राजस्व मंडल करता है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? पंचायती राज, मानवाधिकार, राज्यपाल या लोकायुक्त। तो 2014 में
ये जो नरपतमल लोढ़ा है, इनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। उनका जो संबंध था वो लोकायुक्त के संबंध में 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। और जो ये लोकायुक्त अधिनियम है, लोकायुक्त अधिनियम, ये 1973 में लाया गया था। 1973 में 1973 में लाया गया था लोकायुक्त अधिनियम। और इसमें जो संशोधन है वो करने के लिए 28 फरवरी, पूरी डेट इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी 2014 जो लोकायुक्त अधिनियम था ये 1973, इसको प्रभावी बनाने के लिए नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 इंग्लिश देखें 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया था, ये सही है। यानी जो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में उल्लेख है, और इसकी जो स्थापना है वो जुलाई 1994 में की गई थी, ये सही है। 2 नंबर, राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानत्व में यह एक एकल सदस्य आयोग है, ये भी सही है, इसमें एक ही सदस्य होता है। तो दोनों आंसर सही है। आंसर नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो इस आयोग का जो कार्य है, राज्य निर्वाचन आयोग काम क्या करता है, तो ये काम करता है मतदाता सूची को तैयार करना, पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ नगरीय निकायों के चुनाव करवाकर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का ये निर्वहन करता है, ये ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट ये है 243 की, ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, 243 की। अगला प्रश्न, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत है? ये अजमेर, बी कोटा, 3 नंबर जोधपुर या 4 नंबर उदयपुर। तो जो ये जो पीठ है इसकी स्थापना जोधपुर में की गई है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ है वो जोधपुर में स्थापित की गई है। और ये कब की गई, एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 30 मार्च 2023। 30 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने इसकी संस्तुति की थी, और जो स्थापना है वो अप्रैल 2023 में की गई यहाँ जोधपुर में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस योजना का संबंध इस नारे से कोई भूखा न सोए? बाल गोपाल योजना, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इंदिरा रसोई योजना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंदिरा रसोई योजना। इसका लोगो है कोई भूखा ना सोए। इसकी जो शुरुआत है इंदिरा रसोई योजना की वो श्रीमान अशोक गहलोत ने 20 जुलाई 2020 को की थी। 20 जुलाई 2020 को की थी इंदिरा रसोई योजना की, और इसका जो स्लोगन था कोई भूखा ना सोए। मगर जैसे सरकार का परिवर्तन हुआ और वर्तमान में जो इसका नाम है वो इंदिरा रसोई योजना के स्थान पर अन्नपूर्णा रसोई योजना किया। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, ये वर्तमान में इस नाम से ये योजना लागू है। ध्यान रखना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना का नाम परिवर्तित करके किया गया। और ये इंदिरा रसोई योजना इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू किया गया था 20 जुलाई 2020 को। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट है पहला, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। जी नहीं, ये गलत है।
जो 2006 में जो संशोधन किया गया था मानव अधिकार संरक्षण में, इसमें अध्यक्ष तो एक होगा मगर सदस्य 4 की जगह 2 रखे गए थे, 2 सदस्य। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष है, ये सही है। गोपाल कृष्ण व्यास है वो इसके अध्यक्ष है, मगर 4 सदस्यों की जगह 2 सदस्य रखे गए थे, इसका मतलब 2 सही है। 3 नंबर आंसर, केवल 2 सही है। वर्तमान की जो पृष्ठभूमि है वो इसके जो अध्यक्ष हैं राजस्थान मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष हैं वो गोपाल कृष्ण व्यास हैं वर्तमान में, गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास। और इसके 2 सदस्य होते हैं। एक सदस्य है एक सदस्य है वो है श्री रामचंद्र झाला, श्री रामचंद्र झाला। दूसरे जो सदस्य है इसके वो है महेश गोयल, श्री महेश गोयल। इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? 1 नंबर, सकल राजस्व घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध उधार, ये गलत है। 2 नंबर, सकल राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ये भी गलत है। 3 नंबर, सकल राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व घाटा प्लस पूंजी व्यय, ये भी गलत है। 4 नंबर, सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार, ये सही है। जो सकल राजकोषीय घाटा होता है उसमें शामिल होता है तो शुद्ध घरेलू उधार, उसके बाद आरबीआई से उधार और विदेशों से उधार, ये ध्यान रखें, ये शामिल होता है इसमें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु यानी पब्लिक गुड्स नहीं, यानी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? सरकारी प्रशासन ये सार्वजनिक है, राष्ट्रीय सुरक्षा ये भी सार्वजनिक के अंदर आते हैं, कारें ये नहीं है, ये पब्लिक गुड्स हैं, यानी प्राइवेट है, पब्लिक, ये पब्लिक गुड्स है। सड़कें ये भी सार्वजनिक होती हैं। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट ए है, हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। सही है। जो ये हेडलाइन मुद्रास्फीति होती है, हेडलाइन मुद्रास्फीति ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर के कारण होती है, ये ध्यान रखना। इसको ये संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट परिवार होता है उसके द्वारा उपभोग की जाने वाली जो वस्तुएं और सेवाएं, इसमें वस्तु और सेवा दोनों का समावेश होता है। एक मानक टोकरी होती है, उनका एक औसत कीमत का माप किया जाता है, यही होती है हेडलाइन मुद्रास्फीति। तो स्टेट कथन एक ये सही है। कथन बी, पूर्व मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है, ये भी सही है। जो पूर्व मुद्रास्फीति होती है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली, जो अस्थिर मूल्य यानी वो होते हैं जिनके मूल्य स्थिर नहीं होते, ऐसी वस्तुएं का मूल्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से तुलना करके वस्तुओं जैसे खाद्य है इनका मूल्य अस्थिर रहता है, ईंधन है जो बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में जो बदलाव मापती हैं वही है पूर्व मुद्रास्फीति, यानी दोनों सही है। इसका मतलब आंसर होगा 2 नंबर, योग 2 दोनों सही है।
अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर है, यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी रहती है। यह सही है। शहरी क्षेत्र में खोला गया था इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना। दूसरा स्टेटमेंट, पंजीकरण के बाद अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। ये गलत है। मनरेगा की तर्ज पर ही इसमें भी 15 दिनों का प्रावधान है। 15 दिवस का प्रावधान है कि 15 दिन के अंदर अंदर यदि कोई अप्लाई करता है तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार प्रदान किया जाएगा। और ये भी रोजगार प्रदान करने की भी गारंटी है। तो यहाँ 15 दिवस आएगा, मतलब स्टेटमेंट ये सही है, सेकंड गलत है, यानी 4 नंबर आंसर। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसको लागू कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, 9 सितंबर 2022 को। 9 सितंबर 2022 को इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक चाक नियंत्रण के संबंध में सही नहीं है? चयनात्मक चाक नियंत्रण, उधार सीमा मार्जिन में परिवर्तन करना, ये सही है। यदि मार्जिन में परिवर्तन कर रहे हो तो चयनात्मक चाक नियंत्रण पर कंट्रोल पाया जा सकता है। दूसरा है सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, ये गलत है। बेचना नहीं है, क्रय किया जाता है, बेचने के स्थान पर क्रय। साख राशनिंग, ये सही है। और नैतिक दबाव, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, ये गलत है। औषधि क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? एक नंबर, भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है, यही गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है। 80% हिस्सेदारी भारत रखता ही नहीं है। वैक्सीन उत्पादन में जो भारत है वो हिस्सेदारी रखता 60%। दूसरा है, भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता, ये सही है। जेनेरिक दवा वर्तमान में सबसे ज्यादा जो है वो भारत में निर्मित हो रही है। तीसरा है, औषधि उत्पादों के उत्पादन मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया के 14वें स्थान पर, ये भी सही है। औषधि उत्पादों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया का 30वें स्थान पर, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा वो होगा 1 नंबर, ये गलत है। 80 की जगह 60% जो वैक्सीन है उसका निर्माण कर रहा है भारत। अगला प्रश्न, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है? 115, 118, 126, 136। तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 है, इसमें भारत का स्थान है वो 126वां है। 2024 में भी ये सूचकांक जारी हो चुका है, ये ध्यान रखें। 2024 इसमें भी भारत का जो स्थान है वो 126वां ही है। प्रथम स्थान है वो फिनलैंड का है। फिनलैंड प्रथम स्थान फिनलैंड का है। और 126वां स्थान 2024 और 23 दोनों में समान रहा है भारत के लिए। टोटल 143 देशों में से 143 देशों में से भारत 126वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न जाने से पहले मैं आपको एक और बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो वैश्विक खुशहाली सूचकांक है, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, वो भी प्रतिवर्ष। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इनके द्वारा यह जारी किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? ऑटोमोबाइल के बारे में पूछ रहे हैं। नंबर 1, 2021 के अंत तक इस क्षेत्र में भारत 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किया, यह गलत है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 2021 तक भारत में 5.3 की जगह 1.9 करोड़ 1.9 करोड़ ही रोजगार देने में ऑटोमोबाइल सक्षम रहा 2021 तक। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, यह क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% योगदान देता है, ये सही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान है वो 7.1 का है। 3 नंबर, 2021 में भारत यात्री कारों का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्माता, ये भी सही है।
चौथा स्थान है। जो यात्री कार्य होती हैं उस उनके उत्पादन के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। 4 नंबर, 2021 में भारत दो पहिया वाहनों और तिपहिया वाहनों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1 नंबर होगा। 5.3 की जगह 1.9 करोड़ रोजगार प्रदान किया गया ऑटोमोबाइल में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति जो है वो बजट से संबंधित होती है और इसमें जो सरकार है वो राजस्व संग्रहण को मुख्य रूप से करों पर भी गैर राजस्व जैसे विभाजन, ऋण और व्यय का उपयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए करते हैं। तो इसमें सार्वजनिक व्यय ये राजकोषीय नीति का उपकरण है। ब्याज दर ये नहीं है, ब्याज दर मौद्रिक नीति का उपकरण है, मौद्रिक नीति। और ये मौद्रिक नीति है ये आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। आरबीआई हिन्नात प्रबंध ये भी राजकोषीय नीति का प्रबंध है और करारोपण ये भी। जो हिन्नात प्रबंध है इसका अर्थ होता है मंदी को कम करने के लिए सरकार द्वारा नोटों का निर्गमन, ये ध्यान रखें। जब बाजार में पैसों की कमी होती है तो आरबीआई सरकार के निर्देश पर आरबीआई नोट छापकर उस पैसों की पूर्ति को कम करता है, उसको हिन्नात प्रबंध कहते हैं। और जब ये पैसे मार्केट में आ जाते हैं तो उसकी वजह से जो मुद्रास्फीति फैलती है ये हिन्नात प्रबंध है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्य, सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल घरेलू राज्य उत्पाद के होने का अनुमान है? काफी अच्छा प्रश्न है। 6.54, 5.18, 4.86 या 3.78। तो राजस्थान की जो जीडीपी, भारत की जीडीपी है ये 2022-23 की आर्थिक समीक्षा है, अपन चर्चा करेंगे 23-24 की आर्थिक समीक्षा में। इसमें जो भारत की जीडीपी है, भारत की जो जीडीपी है वो है 295.36 लाख करोड़। और जो राजस्थान की है, राजस्थान की जीडीपी वो है 15.28 लाख करोड़, 15.28 लाख करोड़। ये आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार है। तो इसका जो हम प्रतिशत निकालेंगे तो उस समय 23-24 में, 22-23 में तो इसका आंसर था ये, सॉरी ये थी जीडीपी, भारत की कुल जीडीपी राजस्थान की थी, राजस्थान की सॉरी कुल जीडीपी भारत की थी 5.18%। और 23-24 जो आर्थिक समीक्षा है अभी वर्तमान में उसमें योगदान है 5.17%, यानी 0.01% का 0.01% का बदलाव हुआ है, कमी आई है। इसके अलावा यदि राजस्थान की आर्थिक वृद्धि पूछ ले, जीडीपी की, जीडीपी वृद्धि दर पूछ ले, जीडीपी, इसको वैसे जीएसडीपी कहा जाता है, तो जीएसडीपी पूछ ले राजस्थान की, जीएसडीपी तो वो है 11.5% 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार। राजकोषीय घाटा पूछ ले राजस्थान का, राजकोषीय घाटा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो है 4%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4% है। अगला प्रश्न, राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए कौन सा कथन सही है? ए नंबर, अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। जी नहीं, सिर्फ भारत सरकार का योगदान नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट। भारत सरकार का सिर्फ योगदान नहीं है, राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ये सही है। इसमें भारत प्लस विश्व बैंक का सहयोग है। भारत तथा विश्व बैंक दोनों के संयोग से चलाई जा रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इस योजना का फोकस भूजल प्रबंध में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना, ये सही है।
तो इसका आंसर होगा वो होगा केवल बी। जो अटल भूजल जो योजना है ये विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है तो पता है। इसमें ये राजस्थान के 17 जिलों में चलाई जा रही है। 17 जिले इसमें शामिल है राजस्थान के 17 जिले। उन 17 जिलों में 38 ब्लॉक हैं। 17 जिले, उन 17 जिलों में 38 ब्लॉक हैं और 1100 और इन 38 ब्लॉकों में 1132 ग्राम पंचायत हैं। ग्राम पंचायत, इसमें इनका संचालन हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार और प्रश्न हटके पूछा जा चुका था और वो था कि इसका बजट कितना है। तो अटल भूजल जो योजना है इसका जो बजट है वो है 1189.55 करोड़। 1189.55 करोड़ ये इसका बजट है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। और ये राजस्थान के 17 जिलों के 38 ब्लॉक के 1132 ग्राम पंचायतों में संचालित है अटल भूजल योजना। और ये भारत सरकार और विश्व बैंक दोनों के सहयोग से चलाई जा रही है। अगला प्रश्न, राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। काफी अच्छा प्रश्न है ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। एक नंबर, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों के लिए 4% तक का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। ये गलत है। हाँ, 4% ब्याज जो अनुदान दिया जा रहा है 15 करोड़ नहीं है। इसमें जो अधिकतम लिमिट है अधिकतम वो है 10 करोड़। 10 करोड़ तक जो है अनुदान दिया जा रहा है। सॉरी, 10 करोड़ तक का मैक्सिमम ऋण दिया जा रहा है। दूसरा, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋणों के लिए 5% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। ये सही है। ये जो 4% है इसकी जगह 5%। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है। 10 करोड़ तक दिया जा रहा है वो भी 5% तक का। इस योजना में लघु उद्यमियों को 5 करोड़ तक के ऋणों पर 6% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। 25 लाख तक 8% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। जी, ये मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना है। ये 25 लाख तक इसमें अनुदान दिया जाएगा 8%। जो SC ST है, SC और ST, इसका भी ध्यान रखें। इनको 1% अतिरिक्त यानी 9% अनुदान दिया जा रहा है 25 लाख तक। फिर 25 लाख से 5 करोड़ तक यानी 5 करोड़ तक इसमें जो अनुदान दिया जा रहा है वो 6%। और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक इसमें जो अनुदान दिया जा रहा है वो है 5%। ये ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। यानी सेवा क्षेत्र में जो राजस्थान का है वो सर्वाधिक योगदान किस में रहा। परिवहन, भंडारण, संचार, व्यापार, होटल और जनपाल गृह, स्थावर संपदा, आवासीय घरों का स्वामित्व, पेशेवर संस्थाएं या वित्तीय संस्थाएं। तो इसका जो आंसर होगा सही वो होगा व्यापार, होटल और जनपाल गृह। इसका योगदान सर्वाधिक रहा। सर्विस सेक्टर में ध्यान रखें, सर्विस सेक्टर में इनका योगदान सर्वाधिक रहा। और ये जो योगदान है ये कितना रहा टोटल सर्विस सेक्टर का, तो ये रहा 27.69%। और आर्थिक समीक्षा ये 2023-24 के अनुसार है। और सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो स्थिर मूल्य पर, राजस्थान में स्थिर मूल्य पर सेवा क्षेत्र का योगदान है वो 43.95% रहा। और प्रचलित मूल्य पर जो सेवा क्षेत्र का योगदान है वो 45.07% रहा।